हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण ईयर। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा। फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनल अकाउंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास करने से पहले आप उस क्लास को कर लें। ठीक, आज मैं जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट होने वाला है उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे डिटेल में सारा डिस्कशन करूँगा। तो मैं आज डिस्कशन किस चीज़ का करूँगा, जो भी एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया होता है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया होता है या फिर जो एडजस्टमेंट दिया होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में या क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में जो दिया होता है उसका उस पर जो ट्रायल बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में उस पर उसका इम्पैक्ट नहीं कंसिडर किया जाता है। मतलब इम्पैक्ट नहीं कंसिडर किया हुआ है मतलब कि उसका एंट्री नहीं हुआ है। उसका एंट्री नहीं हुआ है का मतलब, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल समझाता हूँ कि आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2000। ठीक, और आपका ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना। आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 और आपके ट्रायल बैलेंस में एक इंफॉर्मेशन है सैलरी डेबिट और ये क्रेडिट। सैलरी लेट से 20,000 रुपया। प्लीज़ मैं यहाँ पे फॉर्मेट का फोकस नहीं करूँगा, मेरा काम है यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग देना। तो फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का जो भी फॉर्मेट है इसके पहले क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ। ये ट्रायल बैलेंस मैंने रफली जो भी यहाँ पे डिस्कशन करूँगा मैं रफली करूँगा, इसलिए प्लीज़ मेरा राइटिंग पे और मेरे फॉर्मेट पे नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं इतना ही सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। लेट से सैलरी आपके ट्रायल बैलेंस में 20,000 दिया हुआ और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 2000। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, क्या ये 2000 इस सैलरी में इंक्लूडेड है? क्या ये 2000 इस सैलरी में एडजस्टेड किया हुआ है? तो मेरा सिंपल मीनिंग यही है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हो उसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, मतलब ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब सिंपल मीनिंग कि इसका कोई भी जर्नल एंट्री नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूँ, देखो इसको सॉल्यूशंस करने का 2 तरीका है। एक तो अल्टरनेटिव 1 कि जो भी आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसका आप जर्नल एंट्री बनाएं और उसको पुट करें, है ना। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि आप डायरेक्टली उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो लॉजिकल, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ है वो लॉजिकल बताऊंगा। मैं यहाँ पे 100% आपको जर्नल एंट्री बता करके नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने से आपको फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे मुझे लगता है कि जर्नल एंट्री बनाना चाहिए वहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री बना करके दूंगा। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पे लगता है मुझे जर्नल एंट्री नहीं बनाना चाहिए तो वो वहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जर्नल एंट्री बनाता हूँ तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो, अगर मैं जर्नल एंट्री बनाता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी का, इसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, तो मैं अगर जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक, कितना? 2000। अब बताओ, सैलरी मेरा एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस के पार्ट में जाएगा। सैलरी मेरा एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस मतलब सैलरी में ये ऐड हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा लायबिलिटी है तो इसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर इसको लिखना होता है तो एडजस्टमेंट को कम से कम 2 प्लेस पे लिखते हैं। एडजस्टमेंट को कितना प्लेस पे लिखते हैं? 2 प्लेस पे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि सैलरी में इसको ऐड करते हैं और दूसरा लायबिलिटी में लिखते हैं। तो ये लिखने का रीजंस क्या है, ये ऐड करने का रीजंस क्या है, लायबिलिटी साइड में लिखने का रीजन है, उसका सिंपल रीजंस यही है, जर्नल एंट्री बनाओगे तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, होप सो क्लियर है। लेकिन मैं आपको प्लीज, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली एवरीथिंग बताऊंगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस करके, ठीक है ना। केस 1, केस 1, अगर क्लोजिंग स्टॉक, इफ क्लोजिंग स्टॉक, इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आउटसाइड ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे।
चलो हम लोग पहले जनरल एंट्री बनाते हैं, हम लोग लेजर एग्जांपल दे करके बताते हैं, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लेट से मेरा ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेज दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है, ठीक। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 10 लाख और सेल्स 11 लाख, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,20,000। अब सो क्लियर है। अब बताओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एंट्री नहीं किया हुआ है, ठीक। तो अगर मैं इसका एंट्री करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट्स होता है तो ये एसेट साइड में लिख देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। क्योंकि अब जब बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। तो दो प्लेस पे चला गया, कहाँ पे, एक तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम दो प्लेस पे लिखेंगे, पहला बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, अगर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इस इन्फॉर्मेशन से कैसे बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो जो ट्रायल बैलेंस का इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम सिर्फ एक प्लेस पे लिखते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, कहीं पे भी एक प्लेस पे लिखाएगा, ठीक। लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो बैलेंस होता है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिया होता है उसको कम से कम दो प्लेस पे लिखेंगे, कम से कम दो प्लेस पे, या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है ना। या फिर दोनों प्लेस बैलेंस शीट में भी हो सकता है, दोनों जगह बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं और दोनों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में लिख सकते हैं, एज केस में भी जो भी क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट दिया होगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वैसे वैसे हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पे हम लोग को पुट करना है। इसमें देखो ट्रेनिंग, प्लीज मैं बता दे रहा हूँ पहले, मैं यहाँ पे फॉर्मेट का फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मेट पहले क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए प्लीज फोकस उस पर फोकस मत कीजिएगा कि सर आप फॉर्मेट नहीं बना रहे वगैरह वगैरह, क्योंकि फॉर्मेट बनाने से टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा और ऑलरेडी क्लास लेंदी होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग एक प्लेस पे लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले कितना, 1,00,000 रुपया, परचेज कितना दिया हुआ है, 10,00,000 रुपया, और सेल्स कितना है, 11,00,000, एक प्लेस पे लिख दिया। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है तो क्लोजिंग स्टॉक को दो प्लेस पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को एक तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में कितना, 1,20,000, और एक यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000। होप सो क्लियर है। अब इसको ऐड करके आप जीपी निकाल सकते हैं, ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 13,20,000 में से 11,00,000 माइनस कीजिएगा, 13,20,000 माइनस 11,00,000 इक्वल टू 2,00,000, ठीक। होप सो क्लियर है। लेकिन अब दूसरा केस डिस्कशन करते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक इन साइड द ट्रायल बैलेंस दिया तो क्या करेंगे। केस 2, इफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन inside the trial balance, inside the trial balance अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। जनरली मैंने बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, जनरली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब यही है कि आपका जो परचेज है ना वो परचेज जो है वो एडजस्टेड परचेज है। ये जो परचेज है क्या है, वो एडजस्टेड परचेज है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडजस्टेड है। इस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, तो लेट से मान ले तो ओपनिंग स्टॉक 1,00,000, परचेज मेरा है 10,00,000, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, ये कितना हो गया, 11 दो 12, 11 के 12 13,20,000।
होगा, है ना, ट्रायल बैलेंस 13,20,000। ठीक, इस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस का जो भी इंफॉर्मेशन हो तो उसको एक प्लेस पे लिखते हैं। एक प्लेस पे कैसे लिखेंगे, तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कितना, 10 लाख रुपया। परचेज मेरा ट्रेडिंग में आएगा कितना, ओपनिंग 1 लाख रुपया, ट्रेडिंग में परचेज आएगा कितना, 10 लाख रुपया। सेल्स कितना आएगा, सेल्स आएगा 13,20,000 रुपया। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा कितना, 1,20,000। अब यहाँ पे जो परचेज है ना सर, ये परचेज एक्चुअल परचेज नहीं है, ये परचेज मेरा एडजस्टेड परचेज है। ये क्या है, एडजस्टेड परचेज। इस सिचुएशंस में आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखने की नीड नहीं है, प्लीज फोकस रखना। अगर ये परचेज दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो ये आपका एडजस्टेड परचेज है, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है। इस सिचुएशन में आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जीपी आएगा, वो कितना आएगा, 2 लाख, कितना, 13,20,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है ना, 1 लाख माइनस 11 लाख, है ना, 1 लाख माइनस 10 लाख इक्वल टू जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 2,20,000 है। ठीक, और इस सिचुएशन में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक प्लेस पे लिखेंगे, मैंने एक ही प्लेस पे बोला था, एक प्लेस पे मैंने बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को लिख दिया। लेकिन अगर आप इस केस में आप एक्चुअल परचेज निकालना चाहते हैं, एक्चुअल परचेज कितना है, इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू होता है एडजस्टेड परचेज। और क्वेश्चन में आपका ये क्या दिया, वही एडजस्टेड परचेज। मैंने पहले बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस है तो आपका जो परचेज है वो एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है। ठीक, तो एडजस्टेड परचेज 10 लाख दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1,20,000 दिया हुआ है, तो परचेज परचेज कितना आएगा, 11,20,000। इस सिचुएशंस में भी अगर आप परचेज कंसीडर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। अगर आप एडजस्टेड परचेज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परचेज को कंसीडर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज को कंसीडर करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको लिखना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह पे जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और परचेज में भी जाएगा, अगर परचेज आप कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक, क्योंकि मैंने ये एडिशनली कैलकुलेट किया है, तो आप यहाँ का जो फिगर है, क्योंकि ये फिगर अब कितना हो गया, ये फिगर हो गया 11 लाख रुपया, टू परचेज 11,20,000, ओपनिंग स्टॉक इस टाइप से, ये अल्टरनेटिव 2 है, इस टाइप से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मेरा काम है बताना, इसलिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक मेरा 1 लाख, सेल्स कितना है, 13,20,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो जीपी आपका ऊपर आया है वही जीपी यहाँ पे आएगा, 2,20,000। देख लीजिए ऐड करके 2,20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये शो करने का तरीका है, आप किसी भी टाइप से शो कर सकते हैं। 13,20,000 प्लस 1,20,000 इक्वल टू 14,40,000 माइनस 1 लाख माइनस 11,20,000 इक्वल टू 2,20,000। ठीक, बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी ये क्लोजिंग स्टॉक शो होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस परचेज को, इस एडजस्टेड परचेज को मैंने कंसीडर कर लिया है परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक अलग शो कर रहा हूँ। होप सो आप लोग को क्लियर है। तो ये दो तरीके से आप बना सकते हैं अगर क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक जनरली आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, जनरली ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है। इसका तो एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर का, अगर मैं एंट्री की बात करूं, ऊपर एंट्री क्या होगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है एंट्री क्या होगा, तो सिंपल एंट्री, अगर आप इसका एंट्री करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो एंट्री कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो परचेज मेरा घट गया ना, मैंने क्या किया है, परचेज से घटाया है क्लोजिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक, तो ये इसका एंट्री होगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक, मैंने क्या बोला, जनरली जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक, मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है। इसका सिंपल मीनिंग यही होता है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है
तो जो ये आपका परचेज दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, उसमें ये जो परचेज है वो एडजस्टेड परचेज होगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक आपके परचेज में एडजस्टेड होगा। प्लीज फोकस करना। जनरली ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के जनरली बाहर होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा परचेज एडजस्टेड है, ठीक। और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा परचेज एडजस्टेड है। लेकिन अगर तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड है। प्लीज फोकस, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड है, तो अगर तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए क्या एंट्री बनाएंगे, सॉरी ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं दिया हुआ है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तुम्हारा परचेज बढ़ जाएगा इस सिचुएशन में, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक, ओपनिंग स्टॉक। इस सिचुएशन में एडजस्टेड परचेज इक्वल टू क्या होता है, इस सिचुएशन में एडजस्टेड परचेज इक्वल टू क्या होता है, देखो परचेज निकाल करके अगर आपको ओपनिंग स्टॉक डालना है तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने दोनों अल्टरनेटिव बता दे रहा हूँ। या तो आप क्या करो, डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज लिखो, ओपनिंग स्टॉक कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एडजस्टेड परचेज लिखो, आप उसको कैलकुलेट करो, ठीक। और अगर आपको परचेज निकाल के करना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक। होप सो आपको क्लियर है। ये जो आएगा आपका, ये आएगा एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज तो आपको गिवन होगा, है ना। परचेज भी अगर गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो आप परचेज कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपका क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एडजस्टेड है परचेज में, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों एडजस्टेड है परचेज में, लेट से मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस है और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, डेबिट है और ये क्रेडिट है। ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन नहीं, इसका मतलब तुम्हारा ये जो परचेज दिया हुआ है वो एडजस्टेड परचेज होगा, ठीक। लेट से सेल्स दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, लेट से मान लेते हैं 1,20,000, क्लियर। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है और ट्रायल और ये परचेज भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये परचेज तुम्हारा अगर नहीं भी लिखा हुआ एडजस्टेड परचेज, तो तुमको मानना पड़ेगा कि ये तुम्हारा जो परचेज है वो एडजस्टेड परचेज है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको एजम्पशंस मानना पड़ेगा कि ये मेरा जो परचेज है वो एडजस्टेड परचेज है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट से 11,20,000, सेल्स मेरा कितना हुआ, 11,20,000 प्लस 1,00,000 कितना हुआ, 12,40,000। इस सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, ठीक। इस सिचुएशंस में जनरली मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस पे जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक प्लेस पे लिखें, है ना। ट्रायल बैलेंस में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक प्लेस पे, तो एडजस्टेड परचेज को ट्रेडिंग में लिखना है, इसको भी ट्रेडिंग में लिखना और इसको लिखना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक। मतलब ट्रेडिंग में कैसे, ट्रेडिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एडजस्टेड परचेज टू एडजस्टेड परचेज कितना, 11,20,000 और बाई सेल्स 12,40,000, ठीक। और यहाँ पे जो भी आएगा वो जीपी आएगा, 12,40,000 माइनस 11,20,000 इक्वल टू 1,00,000, या फिर इसके बेसिस पे आप एडजस्टेड परचेज भी निकाल सकते हैं। तो एडजस्टेड परचेज, सॉरी इसके बेसिस पे आप परचेज भी निकाल सकते हैं। तो एडजस्टेड परचेज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज मेरा कितना है, 11,20,000, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1,20,000, तो परचेज कितना हो जाएगा, 11,20,000 प्लस 1,20,000 इक्वल टू 12,40,000, ठीक। ओपनिंग का स्टॉक पता नहीं है, अगर दिया रहा तो मैं इसको लिखता यहाँ पे, लेकिन पता नहीं है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे जो एसेट्स है इसको, जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको आपको लिखना है बैलेंस शीट में, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। लेकिन इस सिचुएशंस में अगर आप बना रहे हैं, इस सिचुएशंस में आपको पूरा डिटेल में लिखना, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, स्टॉक तो लिखेंगे नहीं, टू अब परचेज, एडजस्टेड परचेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, परचेज लिख रहा हूँ। परचेज मेरा कितना है, 12,40,000 बाई सेल्स, सेल्स मेरा कितना है, सेल्स भी है 12,40,000, ठीक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है, 1,20,000, ये कितना हो गया
13,60,000, 13,60,000 माइनस 12,20,000, सॉरी 12,40,000, 13,60,000 माइनस 12,40,000 घटाएंगे तो आएगा मेरा 1,20,000। जीपी कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? 1,00,000। होप सो क्लियर है ना? देख लो दोनों केस में मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया, परचेज से सॉरी स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। एंट्री भी बता दिया, कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको सारा। नेक्स्ट एक हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, है ना, आपको इस इंफॉर्मेशन से क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक। देखो फ्रेट यहाँ पे ना तो इनवर्ड लिखा हुआ ना तो आउटवर्ड लिखा हुआ। अगर कुछ ना लिखा हो तो हम एजम्पशंस मानते हैं वो मेरा फ्रेट इनवर्ड है। क्लियर? इससे हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो चलो बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक। सबसे पहले एडजस्टेड परचेज, यहाँ पे मेरा एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो हम लोग 2 में लिख देंगे एडजस्टेड परचेज, ठीक है ना, क्योंकि एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, इसके कारण मेरा परचेज एडजस्ट है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ एक प्लेस पे लिखूंगा बैलेंस शीट में, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया था अगर आप इसको परचेज में कंसिडर करते हैं तो फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देकर पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उस टाइप से नहीं करूंगा, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज कितना है? 11,00,000। मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो उसमें सारा डिटेल बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेल्स मेरा कितना है? 12,50,000। फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, है ना। फ्रेट इनवर्ड है मेरा 1000। वेजेस मेरा ट्रेडिंग का पार्ट है 14,000। कैरेज आउटवर्ड मेरा प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक मेरा एक प्लेस पे जाएगा बैलेंस शीट में, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। इसको एडलेस कीजिए, 12,50,000, है ना। 12,50,000 माइनस 11,00,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 1,30,000। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कितना? 1,30,000। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं लिया, आपको रीजन बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा जो परचेज है वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज है। अगर मैं इसको परचेज कंसीडर करूँ और एडजस्टेड परचेज नहीं करूँ तो कंसीडर अगर करता हूँ परचेज, इसके लिए मुझे क्या करना, परचेज निकालना पड़ेगा। तो परचेज मेरा कितना हो जाएगा? 12,00,000 हो जाएगा, है ना। क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 हो जाएगा। इस सिचुएशन में भी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वही, है ना। तो दोनों केस में वही आंसर आएगा। एक माइनस करके देख लीजिए, 13,50,000 माइनस 12,00,000 माइनस 20,000, ठीक है। तो आंसर वही आ रहा है 13,50,000। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेरा क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, है ना, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम। तो रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम का बात करूं मैं, तो मैं बात कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर प्रीपेड या एडवांस, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटी कौन कौन बनेगा। तो सिंपल एसेट्स का मतलब क्या होता है और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है समझ लो। सर एसेट्स मतलब क्या होता है? जिससे मतलब फ्यूचर में अगर मुझे किसी से पैसा लेना है, मतलब फ्यूचर में पैसा लेना है, पैसा लेना है या आना है, फ्यूचर में कहीं से पैसा लेना है या फिर पैसा आना है तो मेरा एसेट्स बनेगा। और फ्यूचर में मुझे किसी को पैसा देना है, फ्यूचर में किसी को पैसा देना है या, है ना, फ्यूचर में किसी को पैसा देना है तो मेरा लायबिलिटी बनेगा। अब बताओ, एक्सपेंसेस मेरा बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस मुझे देना होता है ना, और एक्सपेंसेस जो देना है वो अभी बाकी है। एक्सपेंसेस देना अभी बाकी है तो मुझे पेमेंट करना पड़ जाएगा ना फ्यूचर में, मुझे पैसा देना है, इसलिए मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या बनेगा? लायबिलिटी बनेगा। एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब मेरा इनकम बकाया है, मुझे इनकम लेना है, तो मेरा जो पैसा लेना है फ्यूचर में, एक्रूड इनकम मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। प्लीज फोकस, ठीक है ना, ध्यान देना। फ्यूचर में पैसा लेना है या आना है तो एसेट्स बनेगा, और फ्यूचर में पैसा देना है तो लायबिलिटी बनेगा।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस मेरा बकाया है, मुझे पैसा देना है, इसलिए वो लायबिलिटी बनेगा। और एक्रूड इनकम का मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब मेरा इनकम लेना है और इनकम अभी पैसा लेना बाकी है, तो वो मेरे लिए बनेगा एसेट्स। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मैंने एडवांस में पे कर दिया है, तो मैं आज एक्सपेंस, जैसे मैं बात करता हूँ रेंट, ठीक, लेट से मान लेते हैं कि 1/4/2022 से लेकर के 31/3/2023 मैं यहाँ पे इस कमरे, मतलब मैं यहाँ पे रूम ले, मतलब इस पीरियड में मैं रूम रेंट ले रहा हूँ, ठीक, रूम एक रेंट पे ले रहा हूँ, मतलब कंपनी को रूम रेंट ले रही है इस पीरियड में, और मान लेते हैं उसको मंथली पेमेंट करना होता है, तो अगर वो 1 मंथ का पेमेंट कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मंथ के लिए उसको एक्सपेंसेस पे करना हो, ठीक। लेकिन मान लेते हैं इस मंथ में ही, मतलब कि अप्रैल में ही पूरे ईयर्स का, मतलब कि पूरे 12 मंथ का पेमेंट करता है, मतलब 1 मंथ करेंट मंथ का और 11th मंथ एडवांस में पेमेंट करता है। अब बताओ क्या इस 11th मंथ में इसको रेंट पेमेंट करने की जरूरत है? नहीं, मतलब इसने पूरा का पूरा अगर एक्सपेंसेस को एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो ये इसके लिए, मतलब कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स बन जाएगा। क्यों एसेट्स बन जाएगा? कि मान लेते हैं कि अगर कंपनी इसके रूम को छोड़ दे रहा है, कंपनी फ्यूचर में इसके रूम को छोड़ दे रहा है, तो जितना मंथ, मतलब जितना मंथ पहले छोड़ा है ना, मान लेते हैं इसने 1/9 को छोड़ दिया, तो कितना मंथ बाकी है, कितना मंथ का एक्स्ट्रा पैसा दे रखा था, तो यहाँ से 1/9 से कितना 7 मंथ होता है ना, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, हाँ 7 मंथ का पैसा लेना होगा, इसलिए मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स बनता है। और एडवांस इनकम, अगर इनकम मैंने एडवांस में ले रखा है, एडवांस इनकम मेरे लिए लायबिलिटी बनेगा। होप सो समझ में आ गया होगा कि कौन सा एसेट्स बनता है और कौन सा लायबिलिटी बनता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री तो बनाना बहुत ईजी है। आप अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल समझाता हूँ, ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक। अब ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया हुआ है, ठीक, और डिविडेंड दिया हुआ है या इंटरेस्ट मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे मेरा डेबिट है और ये क्रेडिट है, सैलरी है और इंटरेस्ट है। सैलरी मेरा 20,000 है डेबिट में और इंटरेस्ट मेरा 10,000 क्रेडिट में, ठीक है। मैं यहाँ ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस का क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक। यहाँ पे सैलरी 20,000 और वहाँ पे 10,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्लीज ये मत सोचना कि सर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है डेट से 1,000 रुपया, और यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,000 रुपया। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो पहला तो मैंने बताया था कि सर इसका एंट्री बना दो तब एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो एंट्री, अगर पहला का एंट्री बनाते हैं तो पहला का एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी एक्सपेंसेस होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना? 2,000, ठीक। एक तो ये ऐसे करो कि इसको सैलरी मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी में लिख दो, ठीक। एक तो ये तरीका है। चलो दूसरा भी एंट्री बना देते हैं। दूसरा का एंट्री क्या होगा? ठीक है ना, एक्रूड इनकम है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा इनकम होता है, तो क्या होगा? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक। कितना? 2,000, सॉरी ये मेरा 1,000 था, मैं 1,000 कर देता हूँ, और ये मेरा कितना है? 2,000, मैं 2,000 कर दूँ, क्लियर। अब ये मेरा एसेट्स है तो इसको एसेट साइड में लिख दो, और ये मेरा इनकम है तो इनकम साइड में लिख दो, या फिर इनकम में जोड़ दो। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका सिंपल क्या है कि मैंने बताया था जितना भी इन्फॉर्मेशन में होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको 2 प्लेस पे लिखते हैं, तो लिखने का तो वही तरीका है, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? मैंने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरा लायबिलिटी होता है, तो एक तो लायबिलिटी साइड में इसको लिख दो, ठीक है ना, और दूसरा कहाँ पे लिखो? एक्सपेंसेस में ऐड कर दो, एक्सपेंसेस में ऐड कर दो। क्यों ऐड करता हूँ उसका भी लॉजिक मैं बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, अगर कुछ भी ना लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, प्लीज नोट कर लेना। अगर ये इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ और ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ईयर एंड का है कि बिगिनिंग का है ना, तो हम मानेंगे कि ये मेरा जो आउटस्टैंडिंग है वो जनरली ईयर एंड का होता है, अगर कुछ ना लिखा हो। अगर वो बिगिनिंग का है तो उसमें लिखा होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो मेरा बिगिनिंग का है, या फिर इंटरेस्ट जो है वो बिगिनिंग का है। क्योंकि जब आप एनपीओ पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि ये मेरा जो सैलरी एक्सपेंस है, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो बिगिनिंग का है या एंड का है। लेकिन जो जनरली फाइनल अकाउंट में ऐसा नहीं लिखा होता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये एजम्पशन है मेरा कि ये मेरा जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और एक्रूड इंटरेस्ट है वो मेरा ईयर एंड का है, ईयर एंड का है।
इसलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। इसका लॉजिक मैं अभी बताता हूँ क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं, ठीक। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा क्या है इनकम है, एक तो इनकम में ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक्सपेंसेस में ऐड कर रहे थे, और दूसरा एक्रूड इंटरेस्ट मुझे पैसा लेना है इसलिए मेरा लिए एसेट्स बनेगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कहाँ कहाँ शो करना है। तो मैं अगर बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखना है और बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, इस सिचुएशन में पहला केस में क्या होगा टू सैलरी, सैलरी मेरा कितना है 20,000 में आप ऐड कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1,000, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 21,000 ऑर्डर कॉलम में। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मेरा 10,000 है और इस पर एक्रूड कितना है प्लस आउटस्टैंडिंग, या एक्रूड लिख सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2,000, तो ये मेरा ऑर्डर कॉलम में कितना जाएगा 12,000। इसी चीज़ को आप लायबिलिटी साइड में देखो, एक प्लेस पे तो यहाँ लिख दिया है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा प्लेस पे लायबिलिटी साइड में लिखाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 1,000, और एक प्लेस तो यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट वाला, एक प्लेस एसेट साइड में लिखाएगा एक्रूड कितना, होप सो क्लियर है, ठीक। अब इसका एक लॉजिकल मैं बताता हूँ कि क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं, ठीक। प्लीज इसको फोकस करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मेट है मेरा, ठीक है ना, वो सारे चीज़ के लिए वर्क करेगा, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, क्लियर। लेट से मान लेते हैं मेरा करंट ईयर है 1/4/23 से लेकर के 31 मार्च 24, ठीक। करंट ईयर मेरा कितना है 23-24, प्रीवियस ईयर है 22-23 और फ्यूचर ईयर है 24। ये मेरा करंट ईयर है, ये पास्ट ईयर है और ये फ्यूचर ईयर है। आपको पता है ना, आपको पता है कि जो आउटस्टैंडिंग होता है या फिर इसको बोल सकते हैं एक्रूड बकाया, क्योंकि एक्रूड वर्ड जनरली यूज होता है इनकम के लिए और आउटस्टैंडिंग जो वर्ड यूज होता है एक्सपेंसेस के लिए, ठीक। तो आपको क्लियर है, तो आउटस्टैंडिंग जो वर्ड होता है एक्सपेंसेस के लिए और एक्रूड जो होता है वो इनकम के लिए, ठीक। आपको पता है बकाया जो चीज होती है वो कोरिलेट करता है किससे, पास्ट से। मतलब मेरा मान लेते हैं कि मैं करंट ईयर में खड़ा हूँ, ठीक। ये मेरा करंट ईयर है और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा रेंट बकाया है, मेरा रेंट बकाया है, तो किससे रिलेटेड होगा, वो पास्ट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, पास्ट से। तो ये मैं करंट ईयर में मैं बोलूँ कि करंट ईयर मेरा आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी बकाया है, वो मेरा पास्ट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ दोनों केस में एरो बनाएंगे पास्ट, मतलब ये मेरा करंट ईयर का बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और ये मेरा ईयर एंड है, ठीक। तो यहाँ पे जो एरो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, पास्ट से रिलेटेड, मतलब कि मैं करंट ईयर में खड़ा हूँ तो उससे रिलेटेड पास्ट क्या है पहले, ठीक। और अगर मैं एडवांसेस की बात करूँ कि मैंने एडवांस से रेंट एडवांस दिया है, तो रेंट एडवांस किसका दिया है, फ्यूचर का दिया है, मतलब मैं एरो बनाऊं तो फ्यूचर का एरो बनाऊंगा। तो आप देख रहे हो ये मेरा करंट ईयर है, ठीक। ये मेरा क्या है करंट ईयर। इस रो में मतलब यहाँ पे जो इंटरनली आ रहा है ना, यहाँ पे जो इंटरनली आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, इस चीज को हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, इस कॉलम से जो बाहर निकल रहा है उसको हम लोग लेस करेंगे, ठीक। उसके पीछे क्या रीजन है, सिंपल रीजन से यही बता रहा हूँ, मैं करंट ईयर में हूँ और मैं करंट ईयर को मैं लेस क्यों कर रहा हूँ। तो देखो ये मेरा बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सोचो कब का होगा, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, इसमें लास्ट मंथ का जो पैसा है वो पे करना चाहिए था, यहाँ पे ड्यू तो हो चुका है बट इसका पेमेंट नहीं हुआ था, तो इसका पेमेंट हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया। तो यहाँ पे क्या है, तो ये जो बकाया पैसा यहाँ पे आया उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, मतलब यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसलिए मैं इसको लेस करता हूँ। उसी टाइप से एडवांस की बात करूँ तो इस पीरियड का एडवांस मान लेते इस पीरियड में आ चुका है, इस पीरियड का एडवांस यहाँ पे आया, तो ये मेरा फ्यूचर से रिलेट करता है, मतलब आगे वाला पीरियड से एडवांस से रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं आगे वाला पीरियड को एडवांस को माइनस कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन ये एडवांस यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मतलब इस पीरियड का एडवांसेस मुझे बिगनिंग में कुछ मिल जा रहा है, इस सिचुएशन में ये तो करंट ईयर का ही है, इसलिए मैं इसको ऐड करता हूँ। होप सो क्लियर है, ठीक है ना। मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्यों लेस कर रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो बात करता हूँ, मेरा जो आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस लिख रहा हूँ, ये जो आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो बिगिनिंग का ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये प्रीवियस ईयर से कोरिलेट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग होगा वो आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर है। उसी टाइप से ये एडवांस जो है, एडवांसेज एट एंड ऑफ द ईयर, एडवांसेज एट एंड ऑफ ईयर, और ये मेरा जो एडवांसेज है, ये एडवांसेज है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये जो एडवांसेज है बिगिनिंग ऑफ द ईयर।
तो जो भी मैं एजम्पशंस क्या मानता हूँ, मैंने बोला था कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ है, आप एजम्पशंस मानेंगे कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर एडवांसेज है किसी से रिलेटेड, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो चाहे एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, वो एट द ईयर एंड में मानेंगे। आपका अंडरस्टैंडिंग एट द एंड चाहे वो एक्सपेंस इनकम से हो उसको आप ऐड करेंगे, और एडवांसेज एट एंड चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो चाहे एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो उसको आप लेस करेंगे। तो आप लोग इसीलिए लेस और ऐड करते हैं। आप जनरली बिगनिंग ऑफ द ईयर नहीं मानते, इस चैप्टर में आप जनरली बिगनिंग ऑफ द ईयर नहीं मानते हैं, इसलिए अगर वो बिगनिंग ऑफ द ईयर मानिएगा, ठीक है ना, तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, और वो आउटस्टैंडिंग इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, और एडवांसेस को ऐड करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एनपीओ में, नेट है ना, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगर इस पे आप बनाइएगा, जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा और इसको डिस्कशन करता हूँ। जो भी अमाउंट पेमेंट होता है ना, पेमेंट या रिसीव, जैसे सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और एडलेस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर मेरा ड्यू होता है। द ड्यू का मतलब जैसे सैलरी कितना ड्यू हुआ, जैसे मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट से मान लेते ये मेरा करंट ईयर है, ठीक, करंट ईयर 23-24, ये जनवरी अप्रैल मेरा स्टार्ट हो रहा है 1/4/23 से लेकर के 31 मार्च 2024। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेट से मार्च मंथ ड्यू तो पूरा हुआ है, मतलब सैलरी जो ड्यू हुआ है वो पूरे मंथ का हुआ है, मतलब 20,000 रुपये सैलरी पर मंथ था, और मेरा ड्यू हुआ है 12 मंथ का, ठीक। बट ये लास्ट मंथ का सैलरी मैंने इस मंथ में ना पे करके मैंने इसको नेक्स्ट मंथ में पे किया, मतलब 1/4 को पे किया। कब पे किया है? अप्रैल में 1/4, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया है। तो मैं अगर ड्यू की बात करूं, देखो मैंने ड्यू पेमेंट कितना किया है, पेमेंट 11 मंथ किया है, तो जनरली इस सिचुएशन में क्या लिखते हैं, 20,000 इंटू 11, ठीक, और प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो मैंने करंट ईयर में नहीं पेड किया उसको हम लोग ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, कितना, 20,000 इंटू 1, ठीक है ना। तो ये अमाउंट हम लोग लिखते हैं, लेकिन पेमेंट, क्योंकि ये जनरली ड्यू है, ये क्या है, ड्यू है, और पेमेंट कितना हुआ है पेमेंट हुआ है 20,000 इंटू 11, कितना, 2,20,000, 2,20,000, और ड्यू कितना हुआ है 2,40,000, 2,40,000, और आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है 20,000। इसी टाइप से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हम पे कर रहे हैं, तो जो जितना भी पेमेंट करेंगे, जो पेमेंट करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना, 2,20,000 जो पेमेंट करें यहाँ पे लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग जो एट एंड है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना था, 20,000 था, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड यहाँ पे लिखेंगे 20,000, ठीक। और ड्यू कितना हुआ था, ड्यू हुआ था 2,40,000, तो देखो ऐड करने के बाद 20,000, 2,20,000 प्लस 20 ऐड करने के बाद कितना रहा, 2,40,000 है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एनपीओ में फिर से समझेंगे, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन होगा उसमें बिगनिंग और एंड दोनों से रिलेटेड होगा। होप सो क्लियर है, ठीक है ना। और नहीं तो आपको डायरेक्टली पता है, आप डायरेक्टली इसको एडलेस कर सकते हैं या फिर जनरल एंट्री बना करके भी कर सकते हैं। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, फिर भी मैंने इतना डिटेल में डिस्कशन किया है। होप सो क्लियर है। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। देखो ये जितना भी बता रहा हूँ ना, इसमें आपको पूरा एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आप इससे रिलेटेड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ एक्सपेंसेस से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड, मतलब चारों का मैं डिस्कशन किया, और चारों का डिस्कशन सिर्फ एक प्लेस से हो जा रहा है। देख लो, सिर्फ एक ही प्लेस से, इतना अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसी प्लेस से आपका चारों का एडजस्टमेंट होगा। अगर वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है चाहे इनकम से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग एट एंड है, वो हमेशा ऐड ही होगा, ठीक। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है, हमेशा माइनस ही होगा उसमें। फिर एडवांसेज एट बिगनिंग, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम से रिलेटेड हो, ठीक है ना। जैसे एक्रूड इनकम या प्रीपेड, एडवांसेज मतलब प्रीपेड सैलरी पे करें, एक्सपेंसेस पे करें एडवांस में, तो हमेशा बिगनिंग का होगा तो ऐड करेंगे, और एंड का होगा तो लेस करेंगे। और मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप हमेशा एट द एंड मानेंगे, तो एडवांसेज को हमेशा लेस करेंगे और आउटस्टैंडिंग को हमेशा प्लस करेंगे। होप सो क्लियर है। थैंक्स, धन्यवाद आज के लिए।